आज का वीडियो भगवान श्री कृष्ण की दो लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा मैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। एंड इसके साथ ही मेरा मानना भी है, हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आपके लिए सक्सेस के मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो मंत्र है हार्ड वर्क प्लस पेशेंस आपको डेफिनेटली सक्सेस की ओर लेके जाएगा। सो ज्यादा ज्ञान ना देते हुए मूव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल 01 क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, सो हियर आई एम। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, आज का जो वीडियो है वो हमारा टोटली डिपेंड करता है कि व्हाट इज शेड्यूलिंग एंड व्हाट इज शेड्यूलर्स। इस पूरे वीडियो के अंदर हम जानेंगे ये क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं, और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के लिए भी मैंने 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। और सबसे अच्छी बात, जो कंटेंट आज आपको पढ़ाया जाएगा सारा का सारा आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपका ज्ञानवर्धन जरूर होगा। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो एनवीएस का सिलेबस है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आपका पार्ट है शेड्यूलिंग मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, नॉन प्रिमिटिव स्ट्रेटेजी क्या है, ये कंप्लीट, ये जो आपका पोर्शन है ये आज के वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो कंटेंट आपको सारा मिल ही जाएगा। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ शेड्यूलिंग के अंदर, ये जो स्टेट ऑफ प्रोसेस है ना, इसको तो आप ऐसे जीवन घुंटी की तरह घोट के पी जाओ। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कभी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो कहीं भी कभी भी क्वेश्चन बन जाता है इसका, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसके अंदर टोटल हमारे पास प्रोसेस कोई भी होगी, अगर वो एग्जीक्यूट हो उसके लिए 5 स्टेट रहती है। पहली जो स्टेट रहती है किसी भी प्रोसेस की वो रहती है न्यू स्टेट। मतलब न्यू स्टेट यानी कोई प्रोसेस है जो नया एग्जीक्यूशन के लिए एंटर हुई है, वो एग्जीक्यूट होना चाह रही है। कोई भी प्रोसेस जब भी एग्जीक्यूट होगी न्यू से, तो वो न्यू के बाद डायरेक्ट जाएगी अपनी रेडी स्टेट में। ये फिक्स है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि न्यू के बाद वो रेडी में ही जाएगी। फर्स्ट हो गया न्यू, सेकंड हो गया रेडी। रेडी जस्ट एग्जीक्यूशन से पहले की स्टेट होती है किसी भी प्रोसेस की। आप ऐसे समझिए, जब कोई एथलीट रेस करने के लिए आता है अपने ट्रैक पे, तो सबसे पहले वो कहीं बाहर रैंडम खड़े होते हैं कि हाँ ये पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो वाला तो हो गया न्यू में। और जब वो ट्रैक के ऊपर रेडी हो गए, जहां से गेट सेट गो बोला जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं, तब वो रेडी है। मतलब रेडी के बाद में क्या होगा, वो डायरेक्ट रेस करने के लिए चले जाएंगे। रेडी के बाद क्या है हमारा, रेस करने चले गए, रनिंग। तो सेकंड से बाद हमारा जो है रनिंग आ गया, थर्ड स्टेप। अब रनिंग के बाद क्या क्या हो सकता है कि या तो वो रन किया, ये अपनी जो रेस थी ये यहाँ पे खत्म हो गई, ये टर्मिनेट हो गए, ठीक है। इसको मैं 4th नंबर इसको दूंगा। 4th इसको क्यों दूंगा मैं बताता हूँ। ये 5th नंबर पे डायरेक्ट आ गए और रेस खत्म हो गई। यानी एक इस वाली प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो इसने 4 स्टेप में अपनी काम कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर वापस आते हैं हम थर्ड स्टेप पे, यहां से क्या हुआ, इसको कुछ इंटरप्ट आ गया। इंटरप्ट मतलब कोई रेस करने गया, यहाँ पे उसके पैर में दिक्कत आ गई, या कोई जो ऑर्गेनाइजर थे उनका किसी भी टाइप की कोई परेशानी आ गई। अच्छा, इंटरनेशनल, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आ नहीं सकती। हम कंप्यूटर के रेफरेंस में एक नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीच में कुछ इंटरप्ट आ गया तो वो क्या होगा, वो प्रोसेस दोबारा से यहाँ पे रेडी से स्टार्ट होगा, ना कि यहाँ से कहीं बीच में से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा ही है, जब कोई प्रोसेस रन हो रही है और यहाँ पे कोई इंटरप्ट आ गया, इंटरप्ट कैसा भी हो सकता है, तो वो डायरेक्ट यहाँ से रेडी में आएगा और रेडी से वापस आपका रनिंग में चला जाएगा। लेकिन जो इंटरप्ट कुछ ऐसा है कि मान लो कि वैसा आपको तो रेस करनी थी, लेकिन पीएम साहब आए नहीं, जब तक पीएम साहब नहीं आएंगे तब तक आप रेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, किसी एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट पे अपने को डिपेंड करना पड़ रहा है। तो जो ऑर्गेनाइजर होंगे वो कहेंगे ठीक है भाई साहब, तो आप लोग ये वेट कर लो, इतने हम जो दूसरे टूर्नामेंट है उनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं, तो क्या हुआ, रनिंग में अगर नॉर्मल इंटरप्ट आया तो वो रेडी में जाके अपना वापस रनिंग में चला गया। लेकिन कुछ इनपुट आउटपुट से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम इश्यू आया तो वो डायरेक्ट थर्ड से कहां पे आएगा, ये 4th स्टेज यानी वेटिंग पे आ जाएगी। वो हमारी एग्जीक्यूशन प्रोसेस की एग्जीक्यूशन वेटिंग स्टेज में आ जाएगी। और यहाँ जब ये वेटिंग में है, तब इसी के पैरेलल में दूसरी प्रोसेसेस है जो रन हो रही होगी, वो हम आगे देख लेंगे।
और वो अपना काम कर रही होगी। तो इसको जब कितना भी वेटिंग में टाइम लग रहा है, वेटिंग एक स्टेट है, और जैसे ये वेटिंग कंप्लीट हो गई, जिसके लिए वेट कर रहा था वो काम इसका कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि रनिंग में चला जाए, इसके बाद फिर से ये रेडी में जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपको ट्रैक पे रन करना है तो सबसे पहले यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा, यानी ये कौन सा, ये हमारा रेडी स्टेट। तो रेडी से फिर ये थर्ड फोर्थ से सेकंड पे आएगा और वापस रनिंग में आगे और एग्जीक्यूट होगा। ये एक प्रोसेस का सिनेरियो होता है कंप्यूटर के अंदर, चाहे कोई सी भी प्रोसेस हो। तो इसी को ही हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे एक्चुअली में सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है। जो हमारा सीपीयू टाइम होता है, सीपीयू टाइम यानी अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट किया जाएगा तो वो एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर लेगा। तो किसी भी प्रोसेस को सीपीयू टाइम एलोकेट करना सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि हमें सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अगर सिर्फ कंप्यूटर एक बार में एक ही प्रोसेस रन कर रहा होता तो हमें शायद इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसा मैंने पिछले भी कई वीडियोस के अंदर बताया है, एक सीपीयू एट ए टाइम में, कंप्यूटर एट ए टाइम में मल्टीपल प्रोसेसेस रन करता है और वो इतनी फास्ट स्विचिंग करता है जिसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, आगे भी बात करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक साथ में बहुत सारे काम कर रहा है। तो क्या हुआ, मान लो कोई एक प्रोसेस है, वो जैसे मैंने बताया था, अब वो वेटिंग स्टेज में है, लेकिन दूसरी प्रोसेस को रन होना है। तो उसी टाइम में वो प्रोसेस, वो सीपीयू को, कंप्यूटर क्या करेगा, वो सीपीयू को दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर देगा और इसको कहेगा फर्स्ट को भाई तू अपना काम कर ले। इन शॉर्ट कहें, हमें मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन करना है कि सीपीयू को रेस्ट नहीं करने देना, ठीक है ना। जैसे घर में लेबर का काम चल रहा होता है, हम क्या चाहते हैं, ये मैक्सिमम आउटपुट दे अपना। तो यही हम सीपीयू के साथ चाहते हैं कि भाई साहब जो काम कर रहे हैं तो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे। बाकी सीपीयू की जो स्पीड होती है कंप्यूटर की, वो स्पीड होती है, वो आपको पता है सीपीयू पे भी डिपेंड करती है, मेमोरी के ऊपर भी डिपेंड करती है, और हमारा नेटवर्क कैसा है, हार्डवेयर, बाकी और चीजें कैसी है। मतलब ये दो तो बहुत बड़े फैक्टर होते हैं, सीपीयू और मेमोरी। सो अगर हम मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारा सिस्टम एफिशिएंट हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा और फेरियर हो जाएगा। फेरियर का मतलब जिस प्रोसेस को जरूरत है या वो किस हिसाब से जो पहले आई है या उस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है, तो जो भी कंडीशन एप्लीकेबल होगी उस अकॉर्डिंग हम सीपीयू का यूटिलाइज कर रहे हैं या सीपीयू टाइम असाइन कर रहे हैं, तो वो सीपीयू फेरियर हो जाएगा। अब कैसे कैसे असाइन करेंगे, किसको असाइन करेंगे, वो सारा हम देखेंगे। जब भी सीपीयू आइडल हो जाएगा, आइडल यानी फ्री बैठा है, तो ओएस क्या करेगा, मस्ट सेलेक्ट वन प्रोसेस दैट आर रेडी टू बी एग्जीक्यूट। सिर्फ उस प्रोसेस को एलोकेट करेगा जो कहां पे होगा, सेकंड स्टेज यानी रेडी स्टेज में होगा। अब हुआ क्या, हमारे पास जो रेडी स्टेज है ना, इसके अंदर प्रोसेसेस बहुत सारी है, लेकिन अगली प्रोसेस एग्जीक्यूट कौन होगी, ये कौन डिसाइड करेगा। तो इसके लिए एक सीपीयू शेड्यूलर नाम की चीज होती है, जिसका काम यही है कि भाई तू शेड्यूल कर अगली प्रोसेस किसको एग्जीक्यूट होनी है, यानी रेडी से रनिंग के अंदर, रनिंग स्टेज में जो जाएगी वो कौन सी होगी, वो कौन सेलेक्ट करेगा, वो सीपीयू शेड्यूलर चेक करेगा। ठीक है, द सीपीयू शेड्यूलर सेलेक्ट वन प्रोसेस प्रेजेंट इन, जो मेमोरी के अंदर होगी उनमें से किसी एक को सीपीयू असाइन कर देगा। अब हुआ क्या, जो सीपीयू शेड्यूलर है वो जब सीपीयू असाइन करेगा किसी मेमोरी को, तो वो कुछ एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग करेगा। जो सीपीयू शेड्यूलर है किसी भी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा कि बहुत सारी है, तो प्रोसेस को जो सिलेक्ट करने का तरीका है वो कहां से आएगा, वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कुछ भी कह लो। तो बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या हुई कि सीपीयू शेड्यूलर द्वारा यूज करी गई ऐसी एल्गोरिथम जो डिसाइड करेगी कि कौन सी प्रोसेस रेडी स्टेज से रनिंग स्टेज में जाएगी, उस एल्गोरिथम को सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहा जाता है। समझना है हमें, याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है। वैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जब प्रोसेसेस रनिंग स्टेज में आती है तो वो कहां से आती है, रेडी से आती है, वेट से आती है, स्टार्ट से आती है, न्यू से आती है, कहां से आती है। तो ये क्वेश्चन हमें पता है, ये रेडी से रनिंग में आएगी। अब रेस्पॉन्स टाइम सीपीयू शेड्यूलिंग से अच्छा हो जाता है कंप्यूटर का। कैसे? अब ये इतनी सारी प्रोसेसेस है इसमें, ये एक को उठा के यहाँ पे लाया, इसको रेस्पॉन्स दिया। मान लो ये किसी वेट करने लगी, किसी को, ये चली गई किसी वेट में,
तो सीपीयू यहाँ पे बैठा नहीं रहेगा, ओएस कहेगा कि ये उठा इसको और इसको लेके आ, ये रेडी में बैठी है ना, तो ये दूसरी को यहाँ पे ले आ। तो रिस्पॉन्स यानी जो ये वेट कर रही थी यहाँ पे, ये जो हमारा वेट कर रही थी, इसको जल्दी से रेस्पॉन्स दे दिया सीपीयू ने, तो इससे सीपीयू का रेस्पॉन्स टाइम अच्छा होता है। और ये कंप्लीट प्रोग्राम तो होता नहीं, कंप्लीट प्रोसेस तो होती नहीं है, कुछ पार्ट्स होते हैं उनके, तो जो इम्प्लीमेंट करना होता है हमें मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग, उसमें सीपीयू शेड्यूलिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब ये आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा, आप भूलोगे नहीं कभी। दो बेसिकली टाइप होते हैं, एक होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव, एक होता है हमारा प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को ऐसे समझो, आप पहले ऐसे देखो, कोई एक प्रोसेस रन हो रही है, यहां से लेके यहां तक रन हुई, ठीक है, कोई P1 रन हुआ। अब क्या हुआ, P2 ने कह दिया कि नहीं भाई साहब पहले मैं रन होंगी, आप निकलो साइड में, तो P1 तो होल्ड में चला गया, P2 रन होने लग गया, और फिर वापस से P2 खत्म हुआ तो P1 आ गया। एक कंडीशन तो ये होती है हमारी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, P1 ने कहा तू जा साइड में, पहले मैं रन होऊंगा। फिर P2 ने कहा कि तू कौन सा राजा का बेटा है, मैं भी तेरे जैसा ही हूं, तो मैं भी, जब P2 स्टार्ट हुआ तो P2 ने किसी को बीच में नहीं आने दिया, और ऐसे P3 ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। इस शेड्यूलिंग में हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी प्रोसेस कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो रही है, वो टाइम कितना है, क्या है, कैसी है, वो हम बाद में देखेंगे। और इस वाले में, दूसरे वाले में क्या है, इस प्रोसेस में जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रही, ये बीच में किसी को आने नहीं दे रही। ये दो हमारे पास टाइप हो गए। तो ऐसी प्रोसेसेस जो बीच में किसी को आने नहीं दे, बीच में से नहीं हटे, तो वो होगी हमारी नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब मैं चल दिया, मैं नहीं हटूंगा। नॉन प्रिमिटिव जिद्दी, नॉन प्रिमिटिव नहीं हटूंगा। तो नॉन प्रिमिटिव में मतलब एक बार जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आ गई वो नहीं हटेगी बीच में से, कब तक, जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो वो होगी हमारी नॉन प्रिमिटिव। और ऐसी एल्गोरिथम जो प्रोसेसेस को आपस में स्विच करने का मौका देती है या स्विच करवाती है जानबूझ के, वो होती है हमारी प्रिमिटिव एल्गोरिथम, या प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कह दो, या जॉब एल्गोरिथम। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इनमें से कुछ टाइप है, आप देखें जरूर, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आज के वीडियो में। मेहनत करके बनाया, ऐसे नहीं, टाइम बहुत दिया मैंने इस वीडियो को। फर्स्ट आता है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब जो पहले आया उसको पहले एग्जीक्यूट कर दो। इसने कहा कि P1 आया तो P1 को एग्जीक्यूट, P2 आया तो P2 को एग्जीक्यूट। जब पहले आके पहले खत्म हो रहा है तो वो बीच में से ऐसा थोड़ी स्विच थोड़ी होगा, तो वो कौन सी होगी जो बीच में से हटता नहीं है, वो होगी हमारी नॉन प्रिमिटिव। तो ये वाली जो हमारी एल्गोरिथम है, ये शेड्यूलिंग है, ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि विच वन इज द नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, या ये वाली शेड्यूलिंग कौन सी है, ध्यान रखना। ये सबको, इतना सबको पता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है कि पहले आओ पहले पाओ। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, ये तो बेसिक इजी है, इसका कुछ है नहीं। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या ऐसे कहें ध्यान देने वाली है बात है, इसका एवरेज वेट टाइम है ना वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये बीच में स्विच तो करने नहीं दे रहा, कोई प्रोसेस का टाइम ज्यादा आ गया तो वो छोटी वाली प्रोसेस तो बैठ ही रहो। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना, आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका ऐसे इसका नाम जो है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट कह देते हैं, या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा। जैसे मान लो P1 है, P1 को 2 ही एग्जीक्यूशन टाइम, बस्ट टाइम कहेंगे इसको, और इसका 4 है, तो दोनों में से कौन एग्जीक्यूट होगा? पहले P1। क्यों? क्योंकि इसका टाइम ही 2, ये कह रहा है मेरे को 2 नैनो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो लेने दे, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो इसने बता दिया, इसका नाम है। ये भी नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव क्यों है कि P1 ने कहा कि 2 के लिए करना है, तो P2 ने कहा मेरे को 4 के लिए करना है। P6 आ गया, ये 10 के लिए आया। अब P6 का नंबर स्टार्टिंग में तो चलो नहीं आएगा, लेकिन जब P1 एग्जीक्यूट हो गया, P2 एग्जीक्यूट हो गया, बचा P6 है, तो ये चलेगा कहां तक? ये 10 तक चलेगा। अब मान लो कोई P8 करके आया जिसका एग्जीक्यूशन 2 है, तो एक P6 कहेगा भाई भले ही 2 हो, लेकिन मैं तो बेल्ट पे आ गया, अभी मैं तो मेरा काम कंप्लीट करूंगा। तो ये भी कौन सी होती है? नॉन प्रिमिटिव होती है, बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं करने देता। हाँ, ये भी बहुत ज्यादा आपको, ये बेसिकली इस पे शायद आपको बाद में एक एमसीक्यूज भी देखने को मिले। इसमें जो वेटिंग टाइम है ना वो मिनिमाइज रहता है,
कम रहता है, गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा कि सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम किस में रहता है, कौन से शेड्यूलिंग में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आप कैसे, कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा कि ये इसका काम छोटा है इसका बड़ा है, कुछ देखेगा तभी ना। मतलब उनको पहले से पता होना चाहिए प्रोसेस को कि कौन सी वाली को कितना सीपीयू टाइम चाहिए, ये इसको क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए, तभी ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, अदरवाइज ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। पता होना चाहिए मतलब एडवांस में पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसको देखा जाए कौन से प्रोसेस कितना टाइम लेगा, तो ये कोई एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब तो ऐसा इंप्लीमेंट करना लगभग इम्पॉसिबल ही रहता है इन बेसिक सिनेरियोस, और यही बात यहाँ पे रिपीट होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है हमारी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम है, ये क्या है, हमारी नॉन प्रिमिटिव है। ये डिसाइड जरूर ऐसे करता है कि P1 P2 जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसमें से पहले उठाएगा, जैसे इसकी है तो P2 को पहले उठा लेगा, लेकिन एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो ये स्विच नहीं करता। तो ये कौन सी है, ये भी नॉन प्रिमिटिव है, ध्यान रखना। each प्रोसेस इज असाइन टू ए प्रायोरिटी, मतलब हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन होती है ऑब्वियसली, तभी ये काम कर पाएगा। और प्रोसेसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन, ठीक है। अब बात आती है, ये कंसेप्ट हम बेसिकली भूल जाते हैं कि मान लो ऐसी प्रोसेसेस है जो P1 P2 दोनों की प्रायोरिटी 1 है या दोनों की सेम प्रायोरिटी, और ऐसे ही P3 आ गया, इसकी भी प्रायोरिटी सेम है। अब इनमें से कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसमें हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो हमने ऊपर यूज किया था, जो पहले आओ पहले पाओ, जो जिसका अराइवल टाइम पहले होगा वो एग्जीक्यूशन में स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है अगर आप शेड्यूलिंग को सीरियसली पढ़ रहे हो तो। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इनकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हर प्रोसेस का ये देखा जाता है कि किसी प्रोसेस को मेमोरी कितनी चाहिए, उसका टाइम रिक्वायरमेंट क्या है, या उसके अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट जैसे इनपुट आउटपुट या कैसे रिसोर्सेज चाहिए। जिसको कम रिसोर्सेज चाहिएंगे उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी जाएगी, हाई प्रायोरिटी कर देंगे, और जिसको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसकी प्रायोरिटी हमेशा लो रहेगी, ये ध्यान रखना। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, जो हमने ऊपर ये किया था, इसमें शॉर्टेस्ट जो मतलब उसका स्टार्टिंग से ही जब उसका काम था ना वो ही इतना था, 2 3 4 5, तो 2 वाला पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये नॉन प्रिमिटिव थी, याद रखना इसको। इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, जिसका रिमेनिंग टाइम थोड़ा बचा है ना वो वाला है। मान लो स्टार्टिंग में P1 आया, P1 के जो टाइम था 4 था, P2 आया, P2 का 3 था, तो स्टार्टिंग में 3 एग्जीक्यूट होने लग गया, ठीक है। ये एक टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ, इतने में क्या है, P3 आ गया, इसका रिमेनिंग टाइम 1 ही है। एक एग्जीक्यूट होने के बाद इसका तो 2 बचा, इसका 1, तो ये क्या करेगा, P2 को बोला भाई तू भी रुक जा एक बार, पहले मैं P3 को एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये आपस में जिसका काम कम बचा है ना उस पर स्विच हो जाएगा, और जब स्विच हो रहा है तो ये नॉन तो हो नहीं सकती, तो ये कैसी हो जाएगी, ये प्रिमिटिव एल्गोरिथम हो जाएगी अपनी। इसमें लिखा है मैंने कहीं पे, ये रहा, ये प्रिमिटिव वर्जन है, तो इसको हम प्रिमिटिव वर्जन ऑफ SGN भी बोल देते हैं। ये वही सेम चीज है, अगर मैं आप मेरे कहा हुआ समझ गए तो इसमें ये कह रहा है कि जिसका काम कंप्लीट होने वाला है ना उसको पहले एग्जीक्यूट करता है, यानी जिसका काम कम बचा। और लेकिन अगर कोई और आ गया P3 की तरह जिसका स्टार्टिंग में ही कम था तो वो उस पर स्विच हो जाएगा। ये वही बात सेम टू सेम की ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि CPU टाइम हमें पता होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि ये ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं जहां से पे हमें ऑलरेडी उसका टाइम एग्जीक्यूशन पता हो, तो ऐसा जो सिस्टम रहता है वो बैच एनवायरनमेंट्स में हमारे पास रहता है, वेयर शॉर्ट जॉब्स नीड्स टू गिव प्रेफरेंस। राउंड रोबिन, राउंड रोबिन सबको पता है इजीली। राउंड रोबिन में क्या कर दिया, बोला कौन पहले आया कौन बाद में, मतलब नहीं। मैंने क्या किया, एक टाइम क्वांटम सेलेक्ट कर दिया कि सारी की सारी प्रोसेसेस है जो 2 नैनो सेकेंड के लिए या 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगी। जो भी प्रोसेस पहले P1 है, P1 को 2 दे दो, P2 को 2 दे दो, P3 को 2 दे दो, P4 को, P3 4 इन सबको 2 टाइम दे दो। जैसे P4 सबका नंबर आ गया, दोबारा से घूम के P1 पे आ जाओ, ठीक है। सबके लिए ऐसे टाइम डिसाइड किया, तो ऑब्वियसली स्विचिंग हो रही है, तो ये प्रिमिटिव तो होगी फर्स्ट चीज कंप्लीट। सब प्रोसेस को एक टाइम फिक्स दिया हुआ, इसको क्वांटम कह देते हैं, ये भी हो गया। ये कह रहा है कि जब एक को टाइम दे दिया तो वो उतने टाइम के लिए तो एग्जीक्यूट होगी, बीच में स्विच नहीं करेगी। अरे भाई स्विच का तो उसने कह दिया कर लेना टाइम के बाद, तो बीच में कहाँ स्विच करेगी। ये आ गया हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग।
पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कंटेक्स्ट स्विचिंग, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ रहा होगा उसका वीडियो का, आपको देखना हो डिटेल में देख सकते हैं। कंटेक्स्ट स्विचिंग में बेसिकली क्या होता है, जब प्रोसेसेस एक से P1 से P2 पे जाती है तो ये आपस में कि अपनी करंट लोकेशन क्या है, किस एड्रेस पे है, दूसरे वाला किस एड्रेस पे है, तो अपना एड्रेस सेव करके दूसरे एड्रेस पे जाना, फिर वापस पुराने वाले एड्रेस पे लौट के आना, ये सारी जो स्विचिंग होती है उसको हम कंटेक्स्ट स्विचिंग कह देते हैं। कौन प्रोसेस कौन से स्टेज में है, तो इस सारे काम को करने के लिए कंटेक्स्ट स्विचिंग यूज में आती है। आपने बेसिक यही पढ़े होंगे, लेकिन इनके अलावा दो और ऑप्शन है जो आपको पढ़ने जरूरी है। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या होता है? मल्टी लेवल को यूं समझे कि बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो रेडी स्टेट के अंदर पड़ी है, लेकिन उन जो प्रोसेसेस को आपस में सब कैटेगराइज कर दिया कि मान लो कुछ प्रोसेस तो है हमारी वो फोरग्राउंड प्रोसेसेस हैं और कुछ हमारी है बैकग्राउंड प्रोसेसेस, या इनको ऐसे भी कह सकते हैं कुछ सिस्टम की प्रोसेसेस है, कुछ यूजर की है, कुछ एडिटिंग की है, ऐसे करके तो उनके आपस में एक एक क्लास डिसाइड कर दी। अब उस क्लास के बेसिस पे उनमें हमने प्रायोरिटी सेट कर दी। पहले तो क्या हो रहा था, ये ऐसे 5-6 कोई भी है, इनको सब में किसी को 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। अब की बार ऐसे ना करके हमने क्या किया, इनके अंदर ऐसे क्लासेस बना दी कि इस वाली क्लास में जितनी प्रोसेस है पहले ये एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली, पहले ये एग्जीक्यूट होगी, यानी इसमें से 1 गया, 2 गया, 3, 4, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा इस क्लासेस का, इन प्रोसेसेस का, जो इन प्रोसेसेस इसके अंदर है। इसको हम अब एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो ये प्रोसेसेस ले ली हमने P1, P2, P3, P4, और ये 3 तो अराइवल टाइम 0, इसका अराइवल टाइम 10 कर दिया। ये बस टाइम एक्चुअली क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम होता है कि इतना इतना है। अब इनको आप क्यू नंबर मान लो या प्रायोरिटी मान लो कि हमने प्रायोरिटी ऐसे दे दी, या ये जो फर्स्ट क्लास, ये तीनों जो है ये पहली क्लास के पहले ग्रुप के मेंबर है, तो इस वजह से इनकी प्रायोरिटी हाई है और दूसरे वाले की प्रायोरिटी लो है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 0 पे तीनों है तो कौन एग्जीक्यूट होगा, या तो ये वाला, या तो P1 होगा या P2 होगा। ठीक है, तो P1 P2 जो मैंने बताया दोनों आपस में 2 आ गए, तो आपस में कैसे एग्जीक्यूट होंगे, तो यहाँ पे क्या राउंड रॉबिन लगा दिया कि इनको मान लिया 2 के लिए 0 से 2 तक पहले तो P1 गया, फिर 2 से 4 तक P2 गया, फिर 4 से 6 तक वापस P1 गया। इसका 4 एग्जीक्यूशन था, ये कंप्लीट हो गया, यानी 2 यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, तो P1 अपना क्या हो लिया, कंप्लीट। P1 के बाद P2 आया, P2 को कितना है, 2 तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो लिया, तो 6 से 7 1 के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, तो ये P2 भी कंप्लीट हो गया। तो अराइवल टाइम 0 था P3 का, यानी ये वेट ही कर रहा है तब से ये अवेलेबल है। तो इसने क्या किया, 7, अभी जो करंट टाइम हो गया अपना 7 हो गया, P4 है वो 10 पे आ रहा है, तो 10 से आने तक, 7 से लेके 10 तक तो P3 एग्जीक्यूट हो लिया अपना। ठीक है, इसको होना कितना था, 8 एग्जीक्यूट होना था, 5 बच गया, रिमेनिंग रह गया 5। अब जैसे ही वापस आया तो इसने देखा ये क्लास 1 का मेंबर आ गया, मेरे को यहां से निकलना पड़ेगा। तो P4 ने कहा तू रुक एक बार, पहले मेरे को ज्यादा प्रायोरिटी है, मैं एग्जीक्यूट हूंगा। तो P1 P4 के कंपैरिजन में कुछ था ही नहीं, तो उसने 10 से लेके 15 तक, क्योंकि इसका 5 एग्जीक्यूशन टाइम था, इसने अपना काम कंप्लीट किया, फिर सब फ्री हो गए। अब बोलता है P3 भाई अब तो एग्जीक्यूट हो ले, तो 15 से रह के ये 5 इसका जो वेट था, तो ये P3 एग्जीक्यूट हो गया। तो इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये लास्ट वन है, इसमें क्या है, मल्टी लेवल पहले क्यू थी, इसमें मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन डाले हैं मैंने, इसके देखना। इसमें क्या है, उनमें जो हमने प्रोसेसेस को डिवाइड कर दिया था, हमने ऐसे प्रोसेसेस बना दी थी, इनके सब क्लासेस बना दिए थे, लेकिन मल्टी लेवल फीडबैक में क्या है, ये जो प्रोसेसेस हैं अंदर, ये आपस में एक क्लास से दूसरी क्लास में स्विच कर सकती है। यानी आपने कह दिया इस क्लास की प्रायोरिटी हाई है, इसकी लो है, तो हुआ क्या, मतलब यहाँ पे लोअर नंबर को मैं हाई प्रायोरिटी मान रहा हूं, इसकी प्रायोरिटी हाई है। तो मान लो कि ये वाली जो क्लास है ना, इसके तो खत्म ही नहीं हो रही प्रोसेसेस, सेकंड वाली है वो वेट करती जा रही है। तो स्टारवेशन से बचाने के लिए क्या होगा, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, यानी पुराना मतलब इनका जो वेट टाइम बढ़ता जाएगा, तो उन प्रोसेसेस को इस क्लास 1 में शिफ्ट कर देंगे जहां पे इनकी प्रायोरिटी
हाई होती है। इनमें देखो क्या है, देयर आर मल्टीपल सीपीयू अवेलेबल फॉर लोड शेयरिंग, ठीक है। द प्रोसेस हेल्प अवॉइड स्टारवेशन, यानी भूख से मर जाना, मतलब वेट कर करके मर जाना, इसको सीपीयू एलोकेट ही नहीं हो रहा, तो ये सो हेल्प करता है कि ये वाली कंडीशन नहीं आए इससे। तो इसने बताया कि इफ देयर इज प्रोसेस वेटिंग इन द लो प्रायोरिटी क्यू कैन बी मूव्ड टू द हाई प्रायोरिटी, जो बताया लो में वेट कर रहा है तो वो हाई प्रायोरिटी क्लास में चला जाएगा। ऐसे ही मान लो कोई प्रोसेस है वो टाइम सीपीयू का खाए जा रही है, कंप्लीट ही नहीं हो रही, तो प्रोसेस क्या करेगा, सीपीयू बोला तू रुक जा एक बार, वो अपना काम शिफ्ट कर देगा लो प्रायोरिटी पे, बोला ठीक है उसकी प्रायोरिटी लो है, पहले एग्जीक्यूट होने दे, तेरा तो काम ही खत्म नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा क्या है, रियलिस्टिक हो जाती है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना ही कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। इसको क्या कहते हैं, मोस्ट जनरल स्कीम कह देते हैं, बट मोस्ट कॉम्प्लेक्स टू। ये कुछ एडवांटेज मैंने लिखे थे इसके। ये फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम है एंड इट अलाउज द डिफरेंट प्रोसेस टू मूव बिटवीन, ये याद रखने वाली बात है, प्रिवेंट सीपीयू स्टारवेशन, मतलब प्रोसेस का स्टारवेशन नहीं होने देती। और ये आपको पता ही होना चाहिए, ऐसी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले, एजिंग। एजिंग क्या होता है, कोई भी प्रोसेस जब स्टारवेशन की तरफ बढ़ रही हो, यानी वेट कर करके मर रही हो, तो उसको बचने के लिए उसको कुछ खिला देना, यानी उसकी प्रायोरिटी बढ़ा देना, उसको काम स्टार्ट पे लगा देना, वेट नहीं करना उसको, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसको हम एजिंग कहते हैं, यानी उसकी उम्र बढ़ा देना। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है ये। अब इस शेड्यूलिंग के अंदर जब हम कोई भी शेड्यूलिंग यूज करते हैं तो कुछ वर्ड हम यूज में लेते हैं कि बस टाइम क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, वो ही क्वेश्चन में बन के आते हैं एग्जाम में मोस्टली, मतलब उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उनको देखते हैं। बस टाइम क्या होता है, किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम गिवन जो होता है हमारा, उसको हम कहते हैं ये उसका बस टाइम है। बस टाइम जैसे कोई भी ये P1 आई, P1 इसका बस टाइम एग्जीक्यूशन 4 है, P2 है इसका एग्जीक्यूशन 3 है, यानी ये मैक्सिमम 4 ही बार इसको चाहिए, 4 टाइम फ्रेम चाहिए इसको 3 चाहिए, ये उसका बस टाइम है। बस टाइम वर्ड याद रखना इसलिए एग्जाम में है कि वहां पे एग्जीक्यूशन ना देके अगर बस्ट वर्ड दे दिया तो आप क्या आंसर करके आओगे, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि बस टाइम क्या होता है। सो बस टाइम इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन ऑन द सीपीयू। फिर सेकंड हो गया हमारा अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है, जब कोई प्रोसेस कब अराइव हो रही है हमारी, जैसे ये 0 पे अराइव हो रही है, ये 3 पे हो रही है, ये 5 पे हो रही है, तो हमें ये नहीं देखना कितनी देर उसने वेट किया, कब आया, नहीं, सिंपल सा सिंपल, P1 का अराइवल टाइम 0, P2 का 3, P3 का 5, सिंपल चीज है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, बोला इतना सिंपल कौन पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कई बार सिंपल ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना। अब एग्जिट टाइम, एग्जिट टाइम क्या होगा, मान लो कोई प्रोसेस है, ये P1 है, P1 आए और ये ऐसा कुछ चल रहा है कि हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है, ठीक है, तो यानी ये 0 पे आई और ये 7 पे कंप्लीट हो गई, तो P1 का जो एग्जिट टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब P2 आया, उसके बाद P2 ने काम ही स्टार्ट 3 पे आ गया होगा, लेकिन इसको मिला कब काम, 7 से काम करना स्टार्ट किया और 8 तक काम किया, इतने 7 + 8 15, तो P2 का जो एग्जीक्यूट टाइम होगा वो क्या होगा, वो 15 हो जाएगा। ऐसे ही बात करें जब P3 आया 5 पे था, काम इसको स्टार्ट मिला 15 से, और करना कितना है इसको 9, 15 और 9 24, तो इस एग्जिट टाइम हो जाएगा, वो हो जाएगा 24, यानी ऐसा टाइम जिसमें प्रोसेस एग्जिट होगी, उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। रेस्पॉन्स टाइम, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, वैसे अगर आप ये पूरी पीडीएफ पढ़ लोगे ना तो भी आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। रेस्पॉन्स टाइम क्या है, रेस्पॉन्स टाइम होता है जब सीपीयू पहली बार किसी प्रोसेस को रेस्पॉन्स देता है, उसको रेडी से उसको जो एग्जीक्यूशन में ले आता है, जब वो रनिंग आ जाती है पहली बार, उसके बाद चाहे वो वेटिंग में चली जाए। जैसे यहां पे 0 आया, ये हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, P1 को तो आते ही मिल गया, तो P1 का तो वेट टाइम हो गया 0। P2 का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो 4 मिली सेकेंड है। 4 कैसे हुआ, P2 को वेट करना पड़ा 7 मिली सेकेंड तक, क्योंकि P1 एग्जीक्यूट हो रहा था। 7 के बाद P2 को बोला गया अब आप आ जाओ, तो P2 को 7 पे बुलाया, लेकिन P2 भाई साहब आए कब, वो खुद ही 3 पे आए थे, तो उसने इंतजार कितनी देर किया, उसने इंतजार तो सिर्फ 4 सेकेंड ही किया ना। ऐसे ही P3 की बात करें तो 7 और 8
15 मिली सेकेंड पर उसको कहा गया P3 को कि आ जाओ, लेकिन P3 आया कब? P3 खुद ही 5 पे आया था, तो P3 का जो रेस्पॉन्स टाइम होगा वो हो जाएगा हमारा 10। नेक्स्ट जो है हमारा वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है टोटल कितना वेट किया, स्टार्टिंग में कितना वेट किया, बीच में अगर प्रोसेस ने स्विच कर लिया तो कितना वेट किया, वो सब जुड़ के अगर किसी एक प्रोसेस का जो टाइम निकलता है वो वेटिंग टाइम निकलता है। तो इस वाले को समझने के लिए हम दो एग्जांपल लेंगे, एक तो जो पीछे चलता आ रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और एक राउंड रॉबिन से जो आपको एग्जैक्ट पता चले वेट टाइम क्या है। इसके लिए मैंने गैंट चार्ट पहले से ही बना रखा है। इसमें अगर आप देखेंगे 0 से लेके 7 तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो 7 तक P1 एग्जीक्यूट हुआ। P2 है जो 3 पे आ गया था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से हुआ? 7 से, तो P2 ने यहां पे कितना वेट किया? 4 का वेट किया। P3 है उसको एग्जीक्यूशन 15 से स्टार्ट हुआ, लेकिन आया कितने पे था? 15 पे, तो P3 ने कितना वेट किया? 10। बोले सर ये तो सेम सा ही हो रहा है। बिल्कुल सेम हो रहा है। अब देखो आप देखो ये चीज भी मैंने इसमें मेंशन करी है कि इन द अबव एग्जांपल द प्रोसेस हैव टू वेट ओनली वंस, है ना, बट इन मेनी अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम द सीपीयू may allocate the process for some time and then the process will move to the waiting state and again फिर जब दोबारा आता है दोबारा उसको मिल जाता है। So there is a difference between waiting time and response time. Response time is the time spent between the ready state and getting the CPU for the first time. हिंदी में समझ लो आप, जब पहली बार CPU रेस्पॉन्स दे देता है तो वो तो हो गया रेस्पॉन्स टाइम। वेटिंग टाइम क्या हो गया? स्टार्टिंग में वेट कर रहा था, फिर एग्जीक्यूशन आया, फिर वेट में चला गया, फिर एग्जीक्यूशन आया, तो वो सारा टाइम जुड़ता जाता है। तो इसके लिए हमने दो प्रोसेस लिए समझने के लिए, P1 P2 लिया, दोनों स्टार्टिंग में आ गई। बस टाइम 4 और 6 है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन हमने रख दी राउंड रोबिन है तो टाइम क्वांटम ले लिया 2, तो यानी 0 से 2 जाएगा, 2 से 4, 4 से 6, 8, 10 ऐसे, ठीक है। तो पहले 0 से 2 P1 आया, P2 एग्जीक्यूट 0 पे हो गया था, 0 पे अराइव हो गया था सॉरी, तो उसको काम स्टार्ट करना कहां पे मिला? इसको 2 पे मिला। तो P2 ने यहां तक की अगर बात करें, P1 ने कोई वेट किया 0, P2 ने कितना वेट किया? P2 ने स्टार्टिंग में 2 का वेट कर लिया जब P1 ने इसको अपना टाइम दिया, फिर वापस से P1 का नंबर आया। तो इस ड्यूरेशन में जब P2 एग्जीक्यूट हो रहा था P1 वेट कर रहा था, तो P1 ने वेट किया 2 के लिए, ठीक है। अब 4 से लेके 6 तक P1 का तो काम कंप्लीट होगा, कैसे? 2 तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो लिया, 2 यहाँ पे, तो 4 इसका टाइम था। अब जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो P2 वेट कर रहा था, P2 ने वेट किया 2 के लिए, फिर इसके बाद P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, और P2 फिर 6 से 8, फिर देखा कोई और काम नहीं है तो 8 से 10, यानी ऐसे करके 6 ये कंप्लीट कर लिया। तो टोटल P1 ने तो 2 का वेट किया, और जबकि P2 ने 4 का वेट किया। इस पे आओ आप, टर्न अराउंड टाइम, ये बहुत बार एग्जाम में आया है इसका टर्न अराउंड टाइम को सिंपली शब्दों में कहा जाए तो वेटिंग टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम। यानी किसी ने कह दिया कि तू तो मोटा मोटा बता टाइम कितना लगा तेरे को, बाजार गए, वहां तो आप कैसे गए, काम किया, वापस आए, टोटल कितना? 2 घंटे लग गए, ठीक है, वो आपका टर्न अराउंड टाइम हो गया। इसको निकालने के लिए 2 टाइम है कि एक या तो आप उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम और वेटिंग टाइम है दोनों को जोड़ लो, या दूसरा तरीका आपके पास क्या है, जितने टाइम पर वो एग्जिट हुआ, एग्जिट मतलब जब खत्म हो गया, उसको ले लो, और जब वो आया था स्टार्ट में कितने पर आया था वो उसको माइनस कर दो आप। देखो फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला ही एग्जांपल के मैंने प्रोसेस P2 का ही लिया है, ये वाला एग्जांपल। P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 6। P2 खत्म कब, एग्जिट कितने पे हुआ है? 10 पे हुआ है। अराइव कितने पे हुआ था? 0 पे हुआ था। वापस अपने उस पे चलो एग्जांपल में, एग्जीक्यूशन टाइम 6 है, वेट टाइम कितना था? स्टार्टिंग में 0 से 2 के लिए वेट किया, 4 से 6 यानी टोटल 4 के लिए वेट किया। तो अगर इस फॉर्मूले से हम निकालें इसने, तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम 6 था, वेट 4 का किया, टोटल टर्न अराउंड टाइम क्या आ गया? 10 आ गया। दूसरे फॉर्मूले से निकालो, एग्जिट कितने पे हुआ? 10 पे, आया कितने पे था? 0 पे, कितना हुआ? 10। सिंपल है ना, पैसे भी लगाओ, एक ही आंसर आना। ये थ्रोटपुट भी अपने आप में एक, इसका भी मेरे को याद नहीं है, लेकिन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि थ्रोटपुट क्या होता है। थ्रोटपुट होता है कि एक गिवन टाइम के अंदर सीपीयू कितनी प्रोसेसेस निकालता है। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है कि प्रोसेस P1 है, उसने 3 सेकंड लिया, P2 ने 5 लिया, P3 ने 10 लिया। तो थ्रोटपुट निकालेंगे जब ये 3 थी हमारे पास, इसने 3 लिया, 5 लिया, 10 लिया, तीनों को जोड़ा, 3 से डिवाइड किया, टोटल 6 सेकंड। मतलब एक गिवन टाइम के अंदर जो इसका थ्रोटपुट निकाला, कितनी प्रोसेसेस हमने निकाली,
तो वो हमारा थ्रोटपुट हो जाएगा। अभी कहाँ चल रही है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वीडियो के स्टार्टिंग में जिस मैंने कहा था ना कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा जो पहले एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला है वो क्वेश्चन, दिखा दूंगा मैं आपको। पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें अपने को मैच करना है लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग कौन सा है, मीडियम टर्म कौन सा है, शॉर्ट टर्म कौन सा है शेड्यूलर। नहीं पता, वीडियो देखो कंटिन्यू, पता चल जाएगा आंसर इसका। वो तो था डीएसएसबी में आया हुआ क्वेश्चन, ये है एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन। इसने भी पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड। ये इजी है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है। देखो तीन ही होते हैं हमारे पास, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम। वर्चुअल नाम का कुछ होता नहीं है। तो अब एक्चुअली है क्या, हम उस पर चलते हैं। आपने सुना होगा प्रोसेसेस रन होने से पहले प्राइमरी मेमोरी में आती है और फिर वहां से चली भी जाती। तो जब जो प्रोसेसेस लोड हुई है उनमें से कौन सी प्रोसेस को सीपीयू टाइम एग्जीक्यूट करना है, कब किसको टाइम देना है, ये सारा का सारा काम क्या किसका है, प्रोसेस शेड्यूलर का है। तो ये कौन कौन से काम कैसे कैसे होते हैं, इसके लिए हमने कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। तो पहली कैटेगरी पे चलते हैं। पहला तो आप नाम से याद कर सकते हो, लॉन्ग जॉब शॉर्ट सीपीयू। याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं, लॉन्ग जॉब शॉर्ट सीपीयू, मतलब ऑफिस में सीपीयू छोटा है काम बड़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे सेव हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं ये होता क्या है। जब हम बात करते हैं कि बहुत सारी, पीछे क्या बात कर रहे थे कि ये हमारी कौन सी है, ये हमारी रेडी स्टेट है और इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस इसमें ऑलरेडी है। लेकिन कौन सी प्रोसेसेस रेडी स्टेट में आएगी, ये काम किसका है, ये काम है इसका। अब प्रोसेसेस बेसिकली हमारे दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखी होती है। एक तो होती है हमारी सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस जिनको सिर्फ सीपीयू चाहिए। दूसरा होता है जिनको सीपीयू के साथ साथ में हमें इनपुट भी चाहिए होता है, इनपुट आउटपुट पे डिपेंड। तो अगर सारी इनपुट आउटपुट वाली ये रेडी में डाल लेगा तो ये तो बेचारा वेट ही करता रह जाएगा ना, वो वहां जाके वेट होगी, वो आपस में घूमता रहेगा। तो इस शेड्यूलर का काम क्या होता है, इनके बीच में आपस में बैलेंस बिठा के रखना कि कुछ पार्ट तो ऐसी सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस को रखे इसमें अपने अंदर और कुछ वो इनपुट आउटपुट वाली को रखे। तो ये जो सारा काम होता है ये किसका होता है, ये लॉन्ग टर्म जॉब शेड्यूलर का होता है, यानी लंबी जॉब लंबा काम, इसका ये काम होता है। अब शॉर्ट टर्म सीपीयू का क्या काम रहता है, जब हमारी प्रोसेसेस रेडी स्टेट से आगे, रेडी के बाद कहाँ जाएगी, ये जाएगी हमारी रनिंग स्टेट में। तो रेडी से रनिंग स्टेज में कौन सी प्रोसेस जाएगी, वो काम किसका है, वो इस शेड्यूलर का काम है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो शेड्यूलर है ना वो सिर्फ ऐसे ऐसे इशारा करके छोड़ देगा कि ये वाली जाएगी, लेकिन ये भेजेगा नहीं। समझे इसका क्या मतलब हुआ, द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर only selects the process to schedule, it doesn't load the process on running। मतलब ये रनिंग वाली स्टेट में भेजेगा नहीं, बस ये सिलेक्ट कर देगा कि इस वाले को ले जाओ। तो ये जो भेजने का काम है ये कौन करेगा, ये भेजने का काम है ये हमारा डिस्पैचर करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सीपीयू शेड्यूलर ऐसे नहीं कर लेता, ये देखता है कि कौन सी को मैं भेजूं उससे हमारा कम स्टारवेशन हो या स्टारवेशन हो ही ना, ये सारी चीजें है ना। डिस्पैचर क्या करेगा, is responsible for loading the process selected by short term scheduler, यानी जो short term scheduler ने select करी है उसको लोड करेगा किस पे, on CPU ready to running state। इसमें context switching is done by the dispatcher only। a dispatcher does the following, ये करेगा, switching context होगी, switching to the user mode, jumping to the proper location in the newly loaded। समझिए मतलब पुरानी से उठा के नई पे जाना है, प्रोसेस का आपस में स्विच करना है, स्टेट का चेंज होना है, ये सारा काम डिस्पैचर करता है। पर उंगली दिखाने वाला कौन है, ये छोटा जो काम छोटा। ठीक है, लॉन्ग जॉब शॉर्ट सीपीयू, ये याद रखना अपना। नेक्स्ट पे आते हैं कि अब रनिंग में चली गई, अब बचा ही क्या है, बचा है ना। अब जब ये हमारा कहाँ काम आएगा, जब किसी प्रोसेस को सस्पेंड करना है या वो खत्म हो गई है, उसको एग्जिट हो गई है या उसको दोबारा से रिज्यूम करना है, कोई इंटरप्ट आया था, वेट में चली गई, वेट से रेडी में आया, वापस से उसको रिज्यूम करना है, तो ये सारा काम ये वाला करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, ये हमारा स्वैपिंग करता है, मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क एंड वाइस वर्सा, मेन मेमोरी टू डिस्क।
कोई भी प्रोसेस, जो प्रोसेसेस होती है हमारी मेन मेमोरी में होती है, वो फिर सीपीयू के पास जाती है, और जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो सीपीयू से वो अपना मेन मेमोरी, और जब इसका काम बिल्कुल ही खत्म हो गया तो ये अपने आप हमारा डिस्क में यानी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर चला जाता है। तो ये सारा काम इसका रहता है। आई होप ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। अब वो क्वेश्चन वापस देख लेते हैं जो हमने देखे थे अभी। फर्स्ट तो ये कि बताओ इनमें से गलत कौन सा है। बोला सर ये तो हमने पहले भी बता दिया था कि वर्चुअल शेड्यूलर नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखो लॉन्ग टर्म मैंने क्या बताया था, लॉन्ग जॉब यानी फर्स्ट में भी शॉर्ट सीपीयू और मीडियम का काम क्या है, स्वैपिंग। ठीक है, तो इसके जो आंसर है आप मैच भी कर सकते हो, लॉन्ग जॉब, शॉर्ट सीपीयू, मीडियम स्वैपिंग। अब कोई ऐसे मत कह देना कि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। ये देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, ये कुछ प्रोसेसेस 3 दे दी और इनका अराइवल टाइम, सीपीयू टाइम वगैरह सब दे दिया। अब इसने कह दिया कि बताओ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करेंगे तो पहले कौन सी प्रोसेस आएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो P1 P2 P3 आ जाएगी, और अगर जब राउंड रोबिन से हम करेंगे तो राउंड रोबिन का इसने 2 टाइम क्वांटम दे दिया, तो पहले कौन से एग्जीक्यूट होगी। और राउंड रोबिन में तो क्या है, सिंपल सा है, जिसका एग्जीक्यूशन अगर बड़ा बड़ा दिमाग लगाएं, P1 P2 P3 में एग्जीक्यूशन किसका कम है, ये 2 बार में P3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और P1 है, इसको 2 2 4 2 6 यानी तीसरी बार में कंप्लीट होगा। फिर ऐसे ही ये P, तो राउंड रोबिन भी अगर हम करेंगे तो P3 फिर P1 P2 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा अपना ये P3 P1 P2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बट आते हैं ऐसे हल्के मत लेना। इस पीडीएफ में टोटल 20 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। Which module gives the control of the CPU to process selected by the short term scheduler? CPU को कंट्रोल करने का किसके पास है, डिस्पैचर के पास। अभी पढ़ा था। The process that are residing in main memory and are ready and waiting to execute are kept on the list code. जब रेडी है तो कौन सी क्यू में होगी, वो रेडी क्यू में होगी। The interval from the time of submission of a process to the time of completion is term है, मतलब वो आ गई है और टाइम कंप्लीट हो गया, तो इसके अंदर उसका जो हमारा वेटिंग टाइम है वो प्लस उसका एग्जीक्यूशन टाइम दोनों, तो दोनों मिला के अपना क्या बनाता है, टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट पे आते हैं, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एलोकेट द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट में क्या है, इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सिंपल है, इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम व्हेन ए प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि जब जो कोई प्रोसेस है वो रेडी के अंदर आ गई, मतलब है ना, वो ये क्या, ये कौन सा अपना, ये रेडी स्टेज है, इसमें कोई प्रोसेस आ गई, P1 आ गई, तो इसकी प्रायोरिटी तो चेक होगी, हमें पता है तब से सुनते रहे, लेकिन किससे चेक होगी भाई, इसके साथ के अंदर जो और सारी प्रोसेसेस हैं उनके साथ चेक होगी या किसके साथ होगी, नहीं, जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है ना हमारी, उसके साथ उसकी प्रायोरिटी चेक करेंगे कि जो एग्जीक्यूट हो रही है उसकी हाई प्रायोरिटी तो होने दे, कम है तो उसको स्विच कर दो, तो करंटली रनिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है, विच एल्गोरिथम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम हमें पता है राउंड रॉबिन में रहता है, तो देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोसेसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ, जो अपना मल्टी लेवल है, मल्टी लेवल में मैंने क्या बताया था, ऐसे ऐसे करके बताया था ना, इनमें आपस में अलग अलग क्लास बना देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट ग्रुप बना देता है। इन मल्टी लेवल फीडबैक की बात कर रहे हैं, जिसमें आपस में स्विच होती थी प्रोसेसेस। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ए प्रोसेस कैन मूव टू ए डिफरेंट क्लासिफाइड एडी क्यू, ये देखो पहला ही आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड्यूल्ड बाय द कर्नल। यूजर लेवल का जो कर्नल होता है ना, जो प्रोसेस होती है, उसको कर्नल को नहीं पता होता, वो यूजर लाइब्रेरी के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। इसका मैंने इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे रखा होगा, ये रहा। यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैनेज बाय थ्रेड, सॉरी यूजर लाइब्रेरी नहीं, थ्रेड लाइब्रेरी के थ्रू होती है, तो कर्नल को इसका पता ही नहीं होता। आंसर तो सही है ना, आंसर मैच कर लेना कि बाद में पता चला सर गलत बताए। तो आगे और है 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और है गिवन है, अच्छे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप देखो एक बार। तो इसका मैं आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, आप लोगों को बस ये वाला काम करना है, ठीक है। बाय। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि आपको नई वीडियो चाहिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना,
क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको लिंक के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको बेल आइकन में नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वीडियो मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी नए टॉपिक के साथ।